नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। हरिद्वार जिले में बाढ़ से हुए नुकसान का सटीक आकलन के लिए केंद्र की 10 सदस्यीय टीम हरिद्वार पहुंच गई है। एनडीएमए के डायरेक्टर हर्ष गुप्ता की अगुवाई में पहुंची टीम ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में आपदा से हुए नुकसान का असेसमेंट के बारे में जानकारी ली। इसके बाद टीम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करने हेतमपुर गांव पहुंची। 3 दिनों तक हरिद्वार जिले के कई हिस्सों का भ्रमण करने के बाद केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त टीम सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो हरिद्वार पहुंच चुकी है केंद्र की जांच टीम। बाढ़ से हुए नुकसान का ये आकलन करेगी। 3 दिन तक बाढ़ ग्रस्त का इलाका का जायजा लेने के बाद इलाकों का सर्वे होगा और जिसके बाद सर्वे कर केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इंडिया में एक टीम आई है जिसमें जॉइंट सेक्रेटरी सर आए हैं और साथ में एसडीएमए से स्टेट गवर्नमेंट से सेक्रेटरी साहब आए हैं और एनडीएमए की पूरी टीम आई है। लगभग 10 लोगों की टीम है इसमें। और विगत माह में जो बारिश हुई थी इसकी वजह से पूरे हरिद्वार जनपद में वाटर लॉगिंग की स्थिति आ रही थी और उस अतिवृष्टि की वजह से जो भी क्षति हुआ उसका आकलन करने के लिए सेंटर की ये टीम आई है स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पे। और हम लोगों ने पूरा जो असेसमेंट हमारा था अब तक का और जो राहत कार्य हम लोगों ने लोगों तक पहुंचाए हैं और फसल जो डैमेज हुआ है पूरे जनपद में उसका अभी तक जो असेसमेंट हम लोगों ने किया है उसकी जानकारी हम लोगों ने दी है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शहजाद अली फोन लाइन पर जुड़ के हैं। शहजाद अली, टीम सर्वे के लिए पहुंच चुकी है। प्राकृतिक आपदाओं की वजह से राज्य को हुए नुकसान को लेकर सर्वे को शुरू करने के लिए टीम पहुंच चुकी है। क्या जानकारी है आपके पास? जैसे बता दें, हरिद्वार जिले में बाढ़ के नुकसान का सटीक संचालन करने के लिए केंद्र सरकार की 10 सदस्यीय टीम पहुंच चुकी है। वहीं बता दें, एनडीएमए के डायरेक्टर हर्ष गुप्ता की अगुवाई में पहुंची हुई टीम ने जिला कलेक्टर सभागार के जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर जिला आपदा के नुकसान के असेसमेंट के बारे में जानकारी ली। इसके बाद टीम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण हेतमपुर गांव पहुंची। 3 दिनों तक हरिद्वार जिले के हिस्सों का भ्रमण करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। जिलाधिकारी धैर्य घबरियाल ने बताया कि हरिद्वार जनपद की आपदा के कई सड़कें, पुल और बंद क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके साथ ही किसानों की फसलों को भी नुकसान हुआ है। 3 तक टीम से हुए नुकसान से आकलन करने के लिए निरीक्षण करेगी और एक रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंपी जाएगी। गौरतलब है कि जुलाई महीने के हुए तेज बारिश से हरिद्वार जिले के लखसर खानपुर क्षेत्र में बाढ़ आई गई थी, जिसमें लोगों की करोड़ों रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचा। साथ ही किसानों की फसलों को तबाही हो गई है। प्रशासन की ओर से नुकसान के आकलन कर लोगों को मुआवजा दिए जाने की कार्रवाई की जा रही है। तो शहजाद, ये हरिद्वार के अलावा टीम किस किस जिलों का मुआयना करेगी? इसमें बता दें, लखसर क्षेत्र हो गया, बाढ़ इलाका क्षेत्र है, इधर हेतमपुर आने की वाला क्षेत्र है, कानपुर क्षेत्र, लखसर क्षेत्र, तो सारी क्षेत्र बाढ़ इलाके में। तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए शहजाद अली आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस उत्तराखंड से जुड़े ज्वलित मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी कर चुकी है। अग्निपथ योजना का विरोध, अंकिता भंडारी हत्याकांड, भर्ती घोटाले समेत तमाम मुद्दों के साथ कांग्रेस पद यात्रा निकालने जा रही है। इसमें पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी भी सम्मिलित हो रही हैं।
से जुड़े हुए कई लोग इसमें फंसे हैं। आगम सिंह जी हैं, अन्य लोग हैं, उनको अगर नहीं बचाएंगे वो निश्चित ही अपने आकाओं का नाम लेंगे। जिस आका का हम सबको इंतज़ार है, एस राजू ने इस्तीफा देते समय कहा कि सफ़ेद पोस्ट नेता मुझे जांच नहीं करने दे रहे, और अगर हाकम सिंह और ये जो लोग पकड़े गए अगर इनके ऊपर सख्ती की जाएगी और उनको छूटने का भरोसा नहीं दिलाएंगे तो निश्चित ही अपने आका का जो उनको संरक्षण दे रहा है उसका नाम ये ले सकते हैं। मुझे लगता है ये साजिश है, और अपने आप को बचाने के लिए आकाओं ने उनको कुछ ये कहा है कि तुम लोगों की हल्के हल्के हम जमानतें करा लेंगे या तुम लोग छूट जाओगे। उसी तरीके से अंकिता के केस में है, जिस तरीके से सूटकेस लेके पुलकित चल रहा है और उसके साथ ही चल रहे हैं, सुंदर सुंदर कपड़े पहन के जेल से वो आ रहे हैं कोर्ट परिसर में, उससे साफ जाहिर होता है कि उनके संग किस तरीके का व्यवहार पुलिस और प्रशासन कर रही है। और उनको भी निश्चित तौर पर मुझे लगता है उनको भी आश्वासन दिया गया होगा कि हम तुमको सबूतों के अभाव में बचा लेंगे, क्योंकि हमने आग लगा दी, डोजर लगा दिया, अंकिता का बिस्तर हम पानी में डाल चुके हैं, तो कोई सबूत नहीं मिलने वाला, आप बाहर निकल आओगे, क्योंकि कोर्ट जो भी फैसला देगी कानून जो है सबूत के आधार पर देता है। उत्तराखंड के स्वाभिमान पर चोट करने वाली और उत्तराखंड वासियों का लगातार अपमान करने वाली कांग्रेस किस मुंह से उत्तराखंड में स्वाभिमान यात्रा निकाल रही है, ये हमारा कांग्रेस से सवाल है। साथ ही वे जिन मुद्दों की बात कह रहे हैं वे मुद्दे अपने आप में कांग्रेस के लिए ही उल्टा सवाल खड़े करते हैं। जैसे कि अग्निवीर योजना का जो विरोध कर रहे हैं, उससे कांग्रेस की पुरानी नीति कि देश की सेना को कमज़ोर रखा जाए वही सामने आ रहा है। जहाँ तक भर्ती घोटालों का सवाल है तो भर्ती घोटालों की जड़ तो कांग्रेस के समय की है। हमने तो उस घोटाले की जो श्रृंखला थी उसको उजागर किया और दोषियों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। अंकिता हत्याकांड के अंदर सारे आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और हाई कोर्ट ने भी कहा है कि इसकी सीबीआई जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। सच्चाई ये है कि कांग्रेस मुद्दा विहीन है और वे जो मुद्दे नहीं हैं उनको मुद्दा बनाने की कोशिश करती है, लेकिन अंततः वो खुद ही जो है अपने राहुल गांधी की यात्रा को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को यात्रा करने से पहले चारधाम यात्रा करनी चाहिए, जिसमें करण मेहरा ने कहा कि हमारे नेता यात्रा करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी सरकार में धर्मस्थ मंत्री आखिर है कहां, वो किसी भी धाम में आखिर क्यों नहीं जा गए। करण मेहरा ने आगे कहा कि जनता सब समझती है और बीजेपी जनता को बरगलाने का काम करती है। उन्होंने उत्तराखंड में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी कई घटनाएं हैं जिनमें बीजेपी अध्यक्ष ने चुप्पी साधी थी और जनता सब जानती है, इसलिए जनता इनको बेहतर जवाब देगी। उनके दूसरे बयान का तो मैं कहता हूँ ठीक बात है, हमारे नेता हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, उनको अपने मंदिरों के दर्शन अगर वो करते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, और अगर उनका सुझाव है तो व्यवस्था भी करेंगे क्योंकि उनकी सरकार है। हमारे चौपर्स इत्यादि की व्यवस्था कर दें, हम अपने नेताओं को, हम भी चाहेंगे हमने चारों धामों के दर्शन कराएं। लेकिन उनसे एक प्रश्न मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके धर्मस्व मंत्री जो हैं वो हैं आदरणीय सतपाल महाराज। पिछले बार की चारधाम यात्रा में भी वो गायब थे और इस बार की चारधाम यात्रा में भी वो गायब रहे, और ना तो वो बद्रीनाथ गए, ना केदारनाथ गए, ना गंगोत्री गए, ना यमुनोत्री गए। जब धर्मस्व मंत्री, कैबिनेट मंत्री जो सरकार का है, वो चारधाम यात्रा नहीं कर रहा, दूसरी पार्टी वालों को नसीहत देने से आदरणीय भट्ट जी को बचना चाहिए। दूसरा उनका वक्तव्य जो है कि 7 साल से यात्रा चल रही है और जनता नहीं समझ रही, मुझे लगता है उनको गलतफहमी हो गई है। जनता सब समझती है, लेकिन कुछ ऐसे कारण थे जिससे जनता को आप बरगलाने में कामयाब रहे। उधर हल्द्वानी पहुंचे बीजेपी के पूर्व प्रदेश
अध्यक्ष और डीडी हाट विधायक किशन जुफाल ने भाजपा कार्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बताया कि 15 अगस्त को धारचूला से कांडी तक हिंटू बॉर्डर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस यात्रा का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर रहने वाले लोगों और उनके बीच में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों को सम्मानित किया जाना है। किशन सिंह जुफाल ने बताया कि 65 किलोमीटर की यात्रा 35 ग्राम पंचायत से होकर जाएगी, जिसमें रिटायर्ड मेजर कर्नल और प्रशासनिक अधिकारी की शामिल होंगे। इस दौरान देश की सुरक्षा में तैनात जवानों के परिवारों से मुलाकात करते हुए शहीदों को भी सम्मान दिया जाएगा और यात्रा का समाधान झूला घाट के कांडी ग्राम पंचायत में होगा। और पार्टी से भी ऊपर से जो तय होगा वो लोग भी उसमें रहेंगे। तो इस कार्यक्रम का जो है कि जो लोग हमेशा एक सेना के रूप में खड़े रहते हैं, वहाँ के लोग अपनी सीमाओं के लिए, उन लोगों को हम तिरंगे से उनका स्वागत करेंगे। जिनके दिल में बिल्कुल फूट कर भरी है देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की भावना जिनके दिल में बैठी है, उनका हम स्वागत करेंगे। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संघू ने सचिवालय में जल जीवन मिशन के तहत हो रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि यह भारत सरकार की तरफ से शुरू की गई और महत्वपूर्ण योजना है, जिसे निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा किया जाना चाहिए। प्रदेश भर के विशेष दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, जिसको सभी को मिलकर सफल बनाने के लिए काम करना होगा। साथ ही कहा कि यदि भी योजना को पूरा होने के बाद भी 55 LLD पानी नहीं मिल पा रहा तो नए प्रस्ताव भेजे जाए। कमल अस्कर से जहां राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा द्वारा पुरानी पेंशन बहाल कराए जाने की मांग को लेकर 10 अगस्त को दिल्ली में आयोजित महारैली को सफल बनाने के लिए जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष BS रावत की अगुवाई में 50 से अधिक टीमें बनाकर लक्सर, खानपुर, मंगलोर सहित 20 से अधिक क्षेत्रों में जनसंपर्क किया और दिल्ली रैली में शिरकत करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान लक्सर के संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष BP सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर देश के 35 कार्मिक संगठन के 85 लाख कर्मचारी 10 अगस्त को दिल्ली में कूच करेंगे। साथ ही रामलीला मैदान से संसद तक विशाल मार्च निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर इसके बाद भी उनकी मांग नहीं मानी गई तो सरकार को आगामी लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 10 अगस्त से दिल्ली की सड़कों को भरने का प्रयास किया जा रहा है। देश की आज़ादी के बाद ये पहला कार्यक्रम होगा कि देश के लाखों कार्मिक दिल्ली कूच करने का प्रयास कर रहे हैं अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए, अपने बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन बहाली के लिए। और मैं समझता हूँ ये सिर्फ कार्मिकों की मांग नहीं है, ये देश से जुड़ा हुआ विकास का मुद्दा है। हमारे युवाओं की आवाज़ आई, देश की भावी पीढ़ी की आवाज़ आई और इसी मांग के लिए मैं समझता हूँ पूरे देश भर से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, हर राज्य से, हर शहर से, हर गांव से कार्मिक दिल्ली 10 अगस्त को पहुंचेगा और रामलीला मैदान को भरेगा और दिल्ली की सड़कों से ये पुरानी पेंशन बहाली की आवाज़ बुलंद होगी। उधर रानीखेत के राजकीय उद्यान चौवटिया का कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ उद्यान के कर्मचारी और उद्यान निदेशालय के डिप्टी डायरेक्टर नरेंद्र कुमार और उद्यान अधीक्षक ब्रजेश गुप्ता भी मौजूद रहे। दीपक रावत को इस दौरान गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। कुमाऊं कमिश्नर ने इस दौरान सेब के बारे में विशेष जानकारी ली, नजदीकी गांव वालों की शिकायत भी सुनी, साथ ही उद्यान से जुड़ी सरकार की प्रोत्साहित करने वाली सहायता के बारे में जानकारी ली। तो रानीखेत में कुमाऊं कमिश्नर ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राजकीय उद्यान चौवटिया का निरीक्षण कर उद्यान निदेशालय के उद्यान डिप्टी डायरेक्टर भी उनके साथ मौजूद रहे। इसके साथ ही उन्होंने गांव वालों से भी बातचीत की। सेंटर फॉर एक्सीलेंस ये बोला राष्ट्रपति ना ये सर बोला नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी निर्देश दिए हैं कि जो भी अच्छा काम हमारे रिसर्च सेंटर्स में हो रहा है एक बार उनको देख लिया जाए कि कैसा काम हो रहा है और ये जो रिसर्च यहाँ पे हो रही है इसका जो आउटपुट है हमारे जो किसान भाई बहन हैं उन तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। तो आज चौवटिया गार्डन्स को मैं देखने आया था। समय समय पे आपकी मीटिंग्स में लेता हूँ, लेकिन पहली बार मैंने फील्ड विजिट की है और काफ़ी अच्छा काम यहाँ पे हो रहा है। और 27 से ऊपर वैरायटी सेब की यहाँ पे मैंने देखी जो उन्नत किस्म के सेब हैं। और अच्छी बात यह है कि जो हमारा मिशन एप्पल है उसमें भी इन वैरायटीज़ को हम जो हमारे किसान भाई बहन हैं जो उद्यान का काम करना चाहते हैं उन तक दिया जा रहा है। और इसमें जो सब्सिडी का अमाउंट है वो 9 लाख से भी ज़्यादा का है
और उसमें जो बाकी लोन है वो इंटरेस्ट फ्री भी हमको मिल रहा है। इसमें अगर हम चाहें तो इसका इंश्योरेंस भी कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है। उधर रुड़की के रामनगर स्थित एक निजी होटल में सत्ताधारी पार्टी के विधायक प्रदीप बत्रा पर जान का खतरा होने के आरोप लगा है। यह आरोप सिविल लाइन निवासी पंजाबी परिवार ने लगाया है। इसके साथ ही अपनी संपत्ति पर जबरन कब्जाने का भी आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार ने बताया कि उन्हें विधायक के गुर्गों से जान माल का खतरा है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पीड़ित परिवार के समर्थन में पहुंची जेसीपी राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे ने नगर विधायक प्रदीप बत्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि एक जनप्रतिनिधि होते हुए गलत कर रहे हैं और वह पीड़ित परिवार के साथ है, उन्हें न्याय दिलाकर रहेंगी। तो यहाँ पंजाबी महासभा के कुछ लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया था कि भाई पंजाबी समाज के लोग हैं, उन लोगों के साथ प्रदीप बत्रा गलत कर रहा है। और उसके बाद में कुछ दुकानदारों का प्रॉब्लम था। जो दुकानदार 5 लाख की पैसे दिए हैं 2012 में दुकानदारों ने, और रसीद है उनके पास 75,000 की, और 2012 से अब तक उनको दुकान नहीं मिली, और जो दुकानें मिली वो सील पड़ी है। तो वो लोग अब 70+ हो चुके हैं। तो मैं उन दुकानदारों के समर्थन में भी आई हूँ और इस पीड़ित परिवार के समर्थन में भी आई, जो पंजाबी महासभा के लोगों द्वारा मुझे बुलाया गया, जिनकी प्रॉपर्टी को प्रदीप बत्रा के लोग लगातार कब्जा करने और उनको धमका रहे हैं, ताला तोड़ने का प्रयास करें, उनके समर्थन में मैं आई हूँ। कॉर्बेट नेशनल पार्क में इन दिनों रैप्टर प्रजाति, ईगल, वल्चर, शिकारी पक्षी की प्रजातियों को संरक्षण करने के लिए उनकी गिनती का कार्य किया जा रहा है, जो पूरे 1 साल तक चलेगा। बता दें, शिकारी पक्षियों के संरक्षण और उनकी गिनती का कार्य कॉर्बेट प्रशासन की तरफ से एक प्रोजेक्ट के तहत WWF के साथ मिलकर किया जा रहा है। इस अभियान के तहत 16 साल बाद गिद्धों और चील की गणना का काम कॉर्बेट प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। तो शिकारी पक्षियों की अब गणना शुरू होगी। पूरे 1 साल तक ये अभियान चलेगा। ये अभियान WWF के साथ मिलकर किया जा रहा है। 16 साल बाद आपको बता दें, पक्षियों की गणना की जा रही है। WWF के टीम के साथ मिलके यहाँ पे इजिप्शियन वल्चर्स या हमारे 4 जो वल्चर प्रजाति जो पाया जाता है यहाँ पे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में, उन प्रजातियों का हम यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं और उनका नेस्टिंग साइट का सर्वे कर रहे हैं, ताकि उनका जो बिहेवियर है उसको समझे और उसका कंजर्वेशन में हम कुछ काम कर सकें। तो इसके यूजुअली ज्यादातर हमारे यहाँ पर आपके ठंडियों के टाइम पे ज्यादा ये लोग एक्टिव होते हैं, और इनका जो ब्रीडिंग भी ऑलमोस्ट विंटर्स से लेकर स्प्रिंग टाइम तक आपका चलता है, जो आपके मार्च अप्रैल तक। तो ये हमारे यहाँ पर जो सबसे जो आपका जो महत्वपूर्ण है, जो पूरा जो भारत जो महाद्वीप के लिए जो सबसे जो आपको जरूरी वल्चर स्पीसीज था, वो आपका इंडियन वाइटबैक वल्चर है। तो इसके तो बहुत टाइम से इसके घोंसले यहाँ नहीं देखे गए हैं। एक टाइम पे हम लोग यहाँ रिंगोड़ा में, हाथीनगर में और इस जगह में इनकी मॉनिटरिंग करते थे, और उसके बाद से तो इनकी यहाँ पर नहीं, इनका कोई अभी तक कोई इसका पता चला है कि यहाँ पर ब्रीड करते हैं कि नहीं। और अगर इसमें कुछ अगर वल्चर अगर उसमें निकल के आते हैं या उनकी अगर नेस्टिंग कॉलोनी निकल के आती है, तो ये अच्छी बात होगी। उत्तराखंड की धामी सरकार उन कर्मचारी को पुरानी पेंशन बहाली की सौगात देने जा रही है, जिनकी भर्ती की प्रक्रिया पुरानी पेंशन योजना के दौरान हुई थी। लेकिन 1 अक्टूबर 2004 के बाद तत्कालीन प्रदेश सरकार की तरफ से उत्तराखंड में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम को बंद कर दिया गया था, जिससे वो कर्मचारी भी प्रभावित हो गए, जिनकी भर्ती प्रक्रिया 1 अक्टूबर 2004 से पहले शुरू हो गई थी और उनकी ज्वाइनिंग पुरानी पेंशन स्कीम बंद होने के बाद हुई। जिन कर्मचारी को इसका फायदा मिलना चाहिए था, वो कर्मचारी लंबे वक्त से प्रदेश सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रदेश में 7,000 से ज्यादा कर्मचारियों को इसका लाभ मिलना है। कर्मचारी को इस मांग को लेकर धामी सरकार की तरफ से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि जल्द ही अब कमेटी की सिफारिश पर मामला कैबिनेट बैठक में आने जा रहा है। सर्विस में ज्वाइन करा, लेकिन उन्होंने जब एग्ज़ाम दी थी और उस समय वो पुरानी पेंशन लागू थी, तो एक तरीके से ऑनरेबल कोर्ट्स में इस तरह का रिप्रेजेंटेशन हुआ और भारत सरकार में इस तरह का रिप्रेजेंटेशन हुआ, क्योंकि जब एक कर्मचारी एग्ज़ाम लिख रहे थे तब वो इस इम्प्रेशन में थे कि उनको ओल्ड पेंशन मिल जाएगी, तो उनको उसी का लाभ दिया जाना है। तो इस संदर्भ में अभी काफ़ी कंक्लूसिवली कुछ कोर्ट्स के डिसीजन हुए हैं और भारत सरकार ने भी एक अपना एक नीति बनाई है और इस संदर्भ में एक व्यू लिया हुआ है। तो उसके संदर्भ में कुछ हमारे पास भी प्रेजेंटेशंस आए हुए हैं। उन दोनों के मद्देनज़र
ऑनरेबल कोर्ट्स की जो डिसीजन है और भारत सरकार द्वारा लिया गया व्यू है, उसके मद्देनज़र हम लोग उसको एग्जामिन कर दे रहे हैं। जल्दी हम लोग उसमें अंतिम निर्णय पर आ जाएंगे। निश्चित रूप से ये सरकार का स्वागत योग्य कदम है और हम उसका धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं कि जल्दी से इसे लागू करें। और केवल उनको ही नहीं, हमारा तो मानना है कि प्रदेश में जितने भी शिक्षक और कार्मिक हैं सभी को पुरानी पेंशन का लाभ मिलना चाहिए, तभी उनका भविष्य सुरक्षित है। और मैं व्यक्तिगत तौर पर तो मेरा मानना है कि हम इसके लिए एक बड़ा प्रदेश स्तर पर कुछ दिन पश्चात एक अलग से शिक्षक माने एक संयोजक मंडल बनाएंगे जो पुरजोर ढंग से प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को उठाएगा। प्रदेश भर में लगातार वायरल फ्लू अपने पैर पसार रहा है, जिसके चलते वायरल फ्लू के मरीजों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। इस वक्त अस्पतालों में भी फ्लू के मरीजों की भरमार। ऊधम सिंह नगर के जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी इन दिनों फ्लू के मरीजों का इजाफा हो रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी हितेश शर्मा ने बताया कि आजकल आई फ्लू के मरीजों की संख्या अस्पताल में बढ़ गई है। पहले से 4 गुना मरीज अस्पताल में आ रहे हैं। फ्लू में आंखें लाल हो जाती हैं, चिपकने लगती हैं और ये रोग बड़ी तेजी से फैलता है। इससे बचाव के लिए एक दूसरे के कपड़ों का इस्तेमाल ना करें, आंखों को बार बार ना छुएं और बार बार साफ पानी से धोते रहें। इस बीमारी से हल्की दवाई का प्रयोग किया जा सकता है। तो तेजी से पैर पसार रहा है वायरल फ्लू अस्पतालों में। इसके चलते मरीजों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। 4 गुना मरीज अस्पताल में अधिक पहुंच रहे हैं। आजकल आई फ्लू के मरीज अस्पताल में बढ़ गए हैं। पहले से करीब 4 गुना मरीज इस समय फ्लू के आ रहे हैं। फ्लू में आंखें लाल हो जाती हैं, चिपकने लगती हैं और ये रोग बड़ी तेजी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो एक दूसरे के कपड़े, तौलिया आदि इस्तेमाल ना करें, आँखों को बार बार ना छुएं, आँखों को साफ पानी से धोते रहें और इसमें हल्की सी दवाई की आवश्यकता पड़ती है। ये बीमारी क्योंकि ज़्यादातर वायरल है तो अधिकांशतः आँखों को साफ रखने में और थोड़ी सी हल्की दवाई लेने में ही ठीक हो जाती है। तो देवभूमि समाचार में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।